अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल रूह मोहब्बत आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। परेशानी उसके हर अंदाज से बयां थी। उफ, कहाँ फंस गई। सर पर हाथ मारती उसने घड़ी पर नज़र दौड़ाई। आज तो शामत पक्की है। उसे यहाँ खड़े आधा घंटा होने को आया था। आस-पास से गुजरते लोग अब ना होने के बराबर रह गए थे, जो उसे मशकूक नज़रों से घूरने में मसरूफ़ थे। मनहूस इनको देखो कैसे घूर रहे हैं। वो सख्त नाला हुई थी। तभी उसके बराबर एक गंदा सा आदमी आकर बैठा था। बुलबुल कहाँ जाना है? उसने अपने गलीज़ दाँतों की भरपूर नुमाइश की थी। उसकी नज़रों से ख़ाइफ़ वो थोड़ा परे सिरक गई थी। एक रात का कितना लेगी, दिल खुश कर दूँगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी ग़लाज़त से बाज़ नहीं आया था। वो उसकी बातों से घबरा कर एकदम उठी थी और शेल्टर से निकल गई, जबकि अपने पीछे उसे मुसलसल उसकी आवाज़ आ रही थी। अब वो चल कम भाग ज़्यादा रही थी। उफ, प्लीज़ आज बचा लें, प्लीज़ अल्लाह। वो भागती हुई दुआ कर रही थी। तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराते बची थी। टायर बुरी तरह चिरचिराए थे। वो सामान छोड़े वहीं बैठती चली गई थी। उसे लगा शायद आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते तेज़ी से बाहर निकला था। नज़र सामने ज़मीन पर बैठे वजूद पर पड़ी तो वो थम सा गया। ब्राउन शलवार सूट पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, भीगी भीगी सी वो उसके दिल में उतरी थी। आप ठीक हैं? उसे अपने कहे लफ्ज़ अजनबी लगे थे। वो कहाँ उसे कहने का आदी था। आवाज़ सुनकर उसने पट से अपनी आंखें खोली थीं। मैं ज़िंदा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेकरारी से अपने आप को छूकर देख रहा था, ये जाने बगैर कि उसकी एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, जिंदा हो? उसका हाथ थामकर उठाते वो स्पाट लहजे में बोला था। शुक्रिया। वो बस इतना ही कह पाई। यूं रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूँ? वो एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे साथ लेकर जाने वाला था। मेरी माँ ने काम से भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते उसके लहजे में खौफ सिमट आया था। गहरी झील सी आंखों में उदासी देख उसका लहजा छलनी हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आज वो जिंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया, और उसकी ऑफर पर वो होंक बन गई। फौरन नफ़ी में सर हिलाते कदम पीछे लिए थे। वो उसका डर समझ सकता था। बेफ़िक्र रहो, तुम महफूज रहोगी, उसने उसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगे। वो खौफ से कांपी थी। कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो। वो दोनों ही बारिश में भीग गए थे। उसे ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा था। उसके बैठते ही उसने गाड़ी जन से भगाई थी। वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद उसकी सौतेली माँ ने उसे बालों से पकड़ा था। कहाँ मर गई थी जलील बेगैरत लड़की। उफ, वो दर्द से कराही थी। बोल किस यार से मिलकर आ रही है। उसके हाथ से सामान छूटकर गिरा था, मगर उस जालिम औरत के ऊपर वाह नहीं थी। उसने आज भी अपना गुस्सा इस मासूम जान पर निकाला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, जबकि बाप उसे इस सौतेली माँ के रहमो करम पर छोड़ कर मर गया था। तब से वो यूं ही उसका जुल्म सहते बड़ी हुई थी, और अब 18 साल की होने पर वो उसकी शादी अपने भाई से करने वाली थी। वो माहे नूर बचपन से अब तक सबकी आती बन गई थी, मगर अब जो कल उसके साथ होने वाला था वो उसे तोड़ कर रख रहा था। कल जब वो कमरे में काम कर रही थी तभी अपने पीछे उसने आहट सुनी थी। पीछे राशिद खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी सौतेली माँ का भाई, उसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम? उसके यूं बोलने पर उसका दिल खराब हुआ था। वो उसके बराबर से गुजर कर जाने लगी, तभी उसकी नाजुक कलाई इस मोटे सांड के हाथ में आई थी, जो उसे अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा गया था। कहाँ भाग रही है बुलबुल? उसके माथे से लकीर खींचता वो उसके होंठों पर आकर रुका था। उसका दिल किया अपनी जान ले ले। उसके नाजुक होंठों को मसलते वो मदहोश होकर उस पर झुका था। तभी वो एक धक्का देती बाहर की तरफ भागी थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था। सामने से आती शकीला ने उसे खूंखार नजरों से घूरा था। तभी पीछे से गुस्से में भरा राशिद बाहर आया था और उसे बालों से पकड़कर धड़क कर रख दिया था। छोड़ दे राशिद, मर जाएगी। शकीला ने उसे छुड़वाना चाहा था। मरने दे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मर तू अंदर। उसे भेज। शकीला ने राशिद को घूरा था। सब्र कर ले, कुछ दिन तेरे पास ही आएगी। सब्र ही तो नहीं होता। शकीला की बात पर वो बेबाकी से बोला तो वो सर पकड़कर बैठ गई। पूरे ऑफिस में ठंडक हो रही थी। एसी फुल स्पीड से ऑन था, जबकि वो अपने अंदर की तलखी कम करने के लिए सिगरेट फूंक रहा था।
وہ اس लड़की को चाहकर भी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। माजी की यादें उस पर हावी होने की कोशिश करती, मगर क्षण से उस लड़की का मासूम चेहरा उसकी नज़रों में आ जाता। वो अपनी हालत से परेशान बैठा अपने अंदर की घुटन बाहर निकाल रहा था। परेशानी से माथा मसलता वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगा गया। नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये औरत ज़ात भरोसे के काबिल नहीं है। खुद को यकीन दिलाता वो तल्खी से बोला था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो सीधे होकर बैठा था। कम इन। उसके बोलते ही उसका खास आदमी अंदर आया था। बुलाया था सर आपने? वो मुअद्दब अंदाज में बोला। बैठो अशरफ, मुझे तुमसे एक काम है, मगर ये काम बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूमात चाहिए। ये एड्रेस है। उसने एक चिट उसके आगे की थी। यहाँ रहने वालों ने के बारे में एक एक बात, मतलब एक एक मालूम करो, और कल तक मुझे बताओ। वो अपनी बात पर जोर देते बोला। हो जाएगा सर, बेफिक्र रहे। गुड, जाओ कल इसी टाइम मिलो मुझे। और तुम जानते हो मुझे काम में देर पसंद नहीं। वो स्पाट लहजे में बोला था तो अशरफ सर हिलाते बाहर की तरफ बढ़ गया। कैसे? कैसे तुम अरहम खान ने दिल में उतर गई हो? कैसे? बालों को मुट्ठियों में जकड़े वो बेबस हुआ था। वो बेहाल सी स्टोर रूम में बंद थी। दर्द से जिस्म दुख रहा था, मगर उसे फिर भी काम करना था, मेहनत करनी थी। उसकी सौतेली बहनें कुछ नहीं करती थीं, बल्कि सब वही करती थी। उसे 18 को हुए अभी एक ही दिन हुआ था और घर में उसकी शादी की बात हो रही थी। राशिद पहले से शादी करके अपनी बीवी को तलाक भी दे चुका था, मगर फिर भी किसी ने उससे शादी पर एतराज़ नहीं किया था। वो उस पर गलीज़ नज़रें रखता था। वो यहाँ से भागना चाहती थी, मगर भागने के लिए ठिकाना होना भी ज़रूरी है। थक कर उसने आंखें मूंदी तो उस मगरूर शहजादे का चेहरा एकदम आंखों के सामने आया था। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली थी। उसे हक नहीं था कि वो ख्वाब में भी ये सब सोचती। उसे अपनी किस्मत पर जी भर कर रोना आया था। थक गई थी वो अपनी इस ज़िंदगी से। उसे बराए नाम खाना दिया जाता था। कपड़ों के नाम पर वो अपनी बहनों की उतरन पहनती थी। पूरा दिन कुल्हों की बैल की तरह काम में जुटी रहती। फिर भी छोटी छोटी बात पर शकीला उसे मार मार कर अधमुआ कर देती। वो मर जाना चाहती थी, मगर अफसोस ये भी उसके बस में ना था। रोती तड़पती बिलखती वो अपनी माँ को याद करने लगी, जिसकी शक्ल भी उसने नहीं देखी थी। तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा तो वो हिम्मत करते जल्दी से दरवाजे तक आई थी। सामने शकीला और उसकी छोटी बहन खड़ी थी और उसे धक्का देकर अंदर आई और एक शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने नासमझी से इस शॉपर को देखा और फिर इन्हें। मायों का जोड़ा है, कल तुझे मायों बिठाना है, तैयार हो जाना। मैं तो खिलाफ थी इन चोंचलों के, मगर तेरा होने वाला कसम ज़्यादा ही बावला हुआ जा रहा है। मुंह बनाकर बोलती वो दोनों माँ बेटी जैसे आई थी वैसे ही वापस चले गई, जबकि वो एक बार फिर अपनी किस्मत पर रोने को अकेले रह गई थी। वो ऑफिस के लिए तैयार होता नीचे आया तो मुलाजमा ने उसे देखकर जल्दी से नाश्ता लगाया, वरना उसका क्या भरोसा के सजा दे देता। वो इस आलीशान घर में अकेला रहता था। बाप के इंतकाल के बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी, मगर वो उसे बुरे दोस्तों की सोबत से नहीं बचा पाई थी। उसकी दादा दादी ने उसे इस काबिल बनाया था। उसका मुल्क में एक नाम था, पहचान थी, मगर उसका गुस्सा वो सब नाकाबिले बर्दाश्त था। दादा दादी के इंतकाल के बाद वो अकेला हो गया था। वो दोस्तों के साथ पुरानी रविश पर चला गया। अपनी वीरान जिंदगी को उसने संवारने के लिए तंजीला से शादी का फैसला किया, मगर वो उसे छोड़ गई क्योंकि उसे उससे बेहतर ऑप्शन मिल गया था। उसका औरत ज़ात से भरोसा उठ गया था और अब अचानक माहे नूर का उसकी ज़िंदगी में आना उसकी ज़िंदगी में तूफान लाया था। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, जो होगा मेरी मर्जी का होगा, खुद से बोलता वो कोट के बटन बंद करता बाहर की तरफ बढ़ा था। जहां ड्राइवर ने उसे देखते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो पूरे क्रोफर्ड से बैठा था। उसके बैठते ही गार्ड्स ने अपनी पोजीशन संभाली थी। ऑफिस में उसका अलग ही रोब व दबदबा था। उसने आते ही ऑफिस में हलचल मच गई थी। वो सोगवार सी मायों के पीले जोड़े में बैठी थी। इस सादगी में भी उसका हुस्न गजब ढा रहा था। एक एक करके मोहल्ले की औरतों ने उसकी रस्म की थी। मैनिके सरगोशियाँ उसके चेहरे पर कोई रंग ना था और वो बुत बनी अपने साथ हुई कार्रवाई देखती रही। दिल बुझा हुआ था तो कहाँ कुछ अच्छा लगता है। सोगवार सा हुस्न लिए वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी बैठी थी। जाओ बेटा, बच्ची को ले जाओ, थक गई होगी। मोहल्ले की एक औरत ने उसकी जान बख्शी की तो शुक्र अदा करती अपने कमरे स्टोर रूम में आई थी और फिर इतना रोई कि उसकी हिचकियां बन गईं। मगर यहाँ कोई उसको चुप करवाने वाला नहीं था। वो बेहाल होते यूं ही रोते रोते नींद की आगोश में चली गई। वो अपने लैपटॉप पर मसरूफ था, तभी इंटरकॉम के पर उसे अशरफ के आने की इत्तला मिली। आ जाओ अशरफ, उसे अंदर आते देख वो जाम छोड़ सीधा होकर बैठा था। क्या खबर लाए? सर, अच्छी खबर नहीं है। अशरफ की बात पर उसके माथे पर बल पड़े थे।
जल्दी बोलो अशरफ। सर, वो किसी अली साहब का घर है, उनकी एक बेटी माह नूर है, बाकी सौतेली बेटियां हैं। दो शकीला अपनी सौतेली बेटी हर पर बहुत जुल्म करती हैं और अब उसकी शादी अपने तलाक याफ्ता भाई से ज़बरदस्ती करवा रही हैं। अपनी बात मुकम्मल करता उसने एक लफाफा उसके आगे किया था जिसमें तमाम अफराद की तस्वीर मौजूद थीं। इस दुश्मन जान की तस्वीर देखकर वो ठटका था। इतना मासूम दिल मोह लेने वाला हुस्न, ये कौन है? सर, ये माह नूर है, कल इनकी शादी है। इन पर बड़ा जुल्म है। और कल किस टाइम है उसकी शादी? अशरफ की बात काटते वो पूछ बैठा। शाम में निकाह है, कल उसका निकाह होगा, मगर मुझसे तैयारियां मुकम्मल करो, हुक्म देता उसने अशरफ को जाने का इशारा किया तो वो सर झुकाकर चले गया, जबकि वो खुद उसकी तस्वीर देखता कहीं खो सा गया था। बहुत जल्द चुरा लूंगा तुम्हें, मैं अपने पास कैद करूंगा। दुनिया से छुपाकर मोहब्बत से उसकी तस्वीर देखता वो उसकी तस्वीर सीने से लगा गया था। इस छोटे से घर में आज मुकम्मल शोर शराबा था। दुल्हन को तैयार करने के लिए मोहल्ले की ही लड़कियां आई थीं। वो बेजान वजूद लिए सब देखती रही थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोलती। सब चुप बैठी, सब सह रही थी। उसे मुकम्मल दुल्हन का रूप दिया गया था। आज के दिन के लिए राशिद की पहली बीवी का जोड़ा उसे दिया गया था। मुकम्मल दुल्हन बने वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। तभी बारात आने का शोर उठा। सारी लड़कियां भागकर बाहर भागी थीं, जबकि उसकी हथेलियों में पसीना आया था। उसने परेशानी से अपने हाथ मसले थे। तभी बाहर से एक बार फिर शोर की आवाज़ सुनाई दी थी। कुछ अनजान लड़कियां अंदर आई थीं और उसे बेहद महंगा और नफीस जोड़ा पहनने को दिया था। वो बदहवासी अंदर गई और मुंह धोकर कपड़े बदल कर आई थी। अंदर आई लड़कियों ने एक बार फिर उसे तैयार किया था। हर चीज़ बेहद नफीस और कीमती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। होश तो तब आया जब वो लड़कियां उसे लिए बाहर आईं। अपने सामने राशिद के जख्मी वजूद को देख उसने उसके छक्के छुटे थे, जबकि एक तरफ रोती धोती उसकी माँ उसे घूर रही थी। उसे कुछ बुरा होने का खदशा हुआ था। वो दरवाज़ा धाड़ से मारता अपने आदमियों के साथ अंदर आया था। इतने अमीर कबीर आदमी को देखते वहां हर कोई मरऊब हुआ था, मगर हवाइयाँ तब उड़ी जब उसने एक हुक्म आकर उसके आदमियों को राशिद को धुनक कर रख दिया था। जबकि बीच बचाव के लिए आती शकीला भी साथ आई औरतों का शिकार बनी थी। उसने एक इशारे पर लड़कियां औरतों से पूछती उसके कमरे में गई थी और ठीक 1 घंटे बाद उसे संवार कर बाहर लाई थी। वो जो बेहिस बना बैठा था उसको देखता रह गया। लाल रंग के बहुत खूबसूरत कामदार जोड़े में फुल मेकअप के साथ उसका हुस्न मजीद नुमाया हुआ था, जबकि दूसरी तरफ इस अजनबी को देखती वो बौखला गई थी, मगर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती कि अपना मुंह खोलती। माँ और राशिद का हाल देख वो अच्छे से समझ गई थी ये किसने किया है। उसके पास आते ही अरहम ने उसके लिए अपने पास जगह बनाई थी। बिना चूचना निकाह करो, मैं कोई मुज़ाहमत बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसके कान में सरगोशी करता। वो उसके रहे सहे औसान भी ख़ता कर गया था। निकाह शुरू करे, उसकी आवाज़ में इतना रोब था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में बोल सके। उसने मरी आवाज़ में कबूल है कहा था। वो जो अपने नसीब से नालां थी, अचानक इस अवदाद पर संभल भी नहीं पा रही थी कि इस झटके पर झटके मिल रहे थे। वो इंसान जिसे उसने अपने ख्वाबों में आने पर भी पाबंदी लगा दी थी, आज पूरा का पूरा उसका था। मगर ये सब इतना अजीब अंदाज में हो रहा था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। हाँ, उसने शुक्र अदा किया था कि इस मोटे से जान छूट गई थी। निकाह होते ही वो उठकर राशिद के सामने गया था और उसका गिरेबान पकड़कर झटके से उसे ऊपर उठाया था। दर्द की शिद्दत से उसकी चीख निकली तो वो इस्तेज़ाइया हंसा था। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? बड़ा ज़ोम है ना अपने मर्द होने पर। इतनी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। वो गुर्राया और एक मुक्का खींच कर उसके मुंह पर मारा और मारता ही गया। शकीला की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, मगर सब बेहिस बने तमाशा देख रहे थे। रुखसती करो, एक हुक्म देते वो बाहर की जानिब बढ़ा तो साथ आई लड़कियां उसे साथ लिए आगे बढ़ी थीं। मेरा सामान, वो बौखलाई थी। मैम, वहाँ सब सामान मौजूद है, आप आ जाएं। उसका हाथ थामते हुए उसे बाहर लाई थी जहाँ वो गाड़ी में बैठा उसका मुंतजिर था। उसके बराबर में बैठते ही उसने गाड़ी बढ़ाने का हुक्म सादर किया था। गाड़ी अपनी मंजिल पर रवां दवां एक पुरआसाइश बंगले के आगे रुकी थी। माहिर ने हैरान नजरों से वो महल नुमा बंगला देखा था। ऐसा तो बस उसने सोचा ही था। बाहर आओ, उसे हुक्म देता वो अंदर बढ़ गया, जबकि उसके यूं रवैये पर उसका दिल बुझा था। पता नहीं क्यों वो उसे लाया था। अब तो दिल में अजीब तरह के वसवसे आने लगे थे, फूल उठने लगे थे
इन लड़कियों के साथ वो अंदर दाखिल हुई तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने बेहद वसी और खूबसूरत लॉन देखती वो मरूब हुई थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, और जैसे ही उसे अंदर ले जाया गया वो होशो हवास से बेगाना हुई थी। साथ खड़ी लड़कियां एकदम घबराई थीं, जबकि अंदर मौजूद अरहम उनकी आवाज़ पर भागता बाहर आया था और उसे यूं बेहोश देख उसके माथे पर शिकने पड़ी थीं। तुम लोगों के घूरने से ये बेहोश में नहीं आ जाएगी। इन सबको झड़कता वो उसे बाहों में भरता लंबे डग लिए सीढ़ियां चढ़ गया। उसका कमरा बेहद खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। उसे बेड के बीच लिटाकर वो एकदम उस पर झुका था। कितनी प्यारी थी वो, उसका एक एक नक्श हिफ्ज करता वो दीवाना हुआ था। दिल में कई जज्बात एक साथ जागे थे, मगर उसे होश में लाना जरूरी था, इसलिए लड़की को अंदर भेजा। वो खुद बाहर आ गया। बहुत मुश्किल था खुद पर जब्त करना। थोड़ी देर बाद इस लड़की माहे नूर के होश में आने की खबर उसे दी थी, तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके लिए खाने का बोल वो खुद स्मोकिंग रूम में गया, मगर आज सिगरेट पीने का दिल ही नहीं था। शाम से रात हो गई थी और वो अब भारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जहां मौजूद मासूम वजूद उसके डर से आंखें मूंदे पड़ा था। वो कमरे में आया तो कमरे में मिलिक जैसा अंधेरा छाया हुआ था, और वो परी पेकर उसके बेड पर पूरे हक से विराजमान थी। उसे देखते उसकी धड़कन बढ़ी थी। भारी कदम उठाता वो उसके पहलू में दराज हुआ तो उसकी पलकें लरजी थीं। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तो क्यों मेरा इम्तिहान लेने पर तुली हो। पहली नज़र की मोहब्बत हो मेरी, मेरे दिल का हाल बेहाल कर दिया है। तुम इन सब चीज़ों का हिसाब कौन देगा। उसके कान में सरगोशी करता उसने उसका रुख अपनी तरफ किया था। लरजती पलकें, कपकपाते होंठ। वो दीवाना ना हुआ तो तभी झुककर उसके माथे पर अपने पुरहिद्दत लब रखे तो उसने एकदम मुट्ठियां भींची थीं। आंखें खोलो, उसने एक हुक्म सादर किया था। आंखें खोलो माहिर। उसके लहजे में अब सख्ती दर आई थी। माहिर को उसके लहजे से खौफ आया था। कभी डरते डरते अपनी आंखें खोली थीं। सामने वो मगरूर शहजादा पूरे हक से उस पर झुका हुआ था। उसकी आंखें खोलने पर उसकी आंखों पर लब रख गया था। नाम पता है मेरा। उसने कान के करीब आते उससे सवाल किया तो उसने नफी में सर हिला दिया। तो वो घूम सा मुस्कुराया। अरहम, नाम लो मेरा। एक और हुक्म। जी। उसने थूक निगला था। मैंने कहा नाम लो मेरा। अरहम। उसने बड़ी दिक्कत से उसका नाम लिया था। तभी वो एकदम उसके होंठों पर झुका था और पूरी शिद्दत से उसने अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की थी कि वो तड़प उठी। उसकी शर्ट मुट्ठियों में भींचे उसने खुद को उससे छुड़ाया था, मगर वहाँ गिरफ्त आहनी थी। उसके होंठों को आज़ादी देता अब वो उसकी गर्दन पर झुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर पूरा काबिज हुआ था और उस पर अपनी गिरफ्त तंग कर गया था कि वो मुज़ाहमत भी ना कर सकी। लम्हा लम्हा गुजरती रात उसके जुनून को पागलपन में बदल रही थी, और वो मोमी गुड़िया तकलीफ से बेहाल होती खुद को उसके रहमो करम पर छोड़े बेडशीट को मुट्ठियों में भींच गई थी। सुबह उसकी आंख मोबाइल की बेल पर खुली थी। मुंदी मुंदी आंखें खोले उसने टाइम देखा, जहां सुबह के 11 बज रहे थे, और फिर एक नज़र अपने पहलू में बिखरी बिखरी सी उसकी शर्ट पहने सोई माहे पर पड़ी तो वो उस पर झुककर उसका माथा चूमता उठ बैठा, जबकि मोबाइल की आवाज़ पर उसकी नींद भी खुली थी। रात, अरहम की सरगोशियाँ, उसको मोहब्बत का एहसास दिलाना। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ऐसा भी होता है। अरहम ने अपनी कमर पर उसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो मुस्कुराया और अपना रुख उसकी तरफ किया। उठ गई मेरी जान। उसके बाल हाथों से संवारता वो प्यार से बोला तो सर अस्पात में हिला गई। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तुमसे, मगर मैं क्या करूं। मैं तो शायद तुमसे बात करता, मगर तुम्हारी शादी का पता चला तो मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम इस सब से खुश नहीं थी जब ही ये किया। क्या मुझे माफ़ी। कैसी बातें कर रहे हैं आप। मुझसे माफ़ी मत मांगे। आपने तो मुझे इस जहन्नुम से आज़ादी दिलवाई है। आप तो मेरे मोहसन हैं, मसीहा हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और आप कोई अजनबी नहीं है। मैं जानती हूँ आपको। उस दिन बारिश में भी आपको पहचान गई थी, मगर इस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। उसका हाथ थामे
وہ اس پر اپنی محبت آشکار کر گئی۔ وہ اسے اکثر اخبار و رسائل میں دیکھتی تھی، وہ اس کا کرش تھا۔ ان کی پہلی ملاقات جیسی تھی، وہ بے حد پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا تم نے سچ بولا، مجھے سچ بولنے والے پسند ہے، جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ اس کے گال سہلاتا وہ مسکرا کر بولا تھا، اب ریڈی ہو جاؤ، پھر نیچے چلو۔ اسے بولتا وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہاں سے اب کہیں اور جائے، اسے یہ رشتہ نبھانا تھا ہر حال میں۔ وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیے لباس میں وہ دمکتی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو جھجکتی بیٹھ گئی۔ اتنے لوازمات اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت اس ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اسے پتہ نہیں کیا کیا سرو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک ہی انوکھی تھی۔ ماہر نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ ماہر کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے گال پر گیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھینک کر ہاتھ ہٹانے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا تو وہ شرما گئی۔ تبھی ملازم کے آنے پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تو ارحم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ ایک دم اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ بھڑکا تھا۔ آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی خود کو کوستی رہی۔ وہ کیبن میں بیٹھا سخت مضطرب تھا۔ اس بیچاری سے زبردستی نکاح کیا، اور اب یہ سب اس کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ خود کو سرزنش کرتا وہ پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ ناراض ہو کر چھوڑ گئی تو؟ اس کے دل میں ڈر کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ پوری میٹنگ وہ پریشان ہی رہا، اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ گاڑی سے اترتے وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ارحم کی جان میں جان آئی تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کے گال چومے تھے وہ تو اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اسے خود سے الگ کر سکے۔ بس اس کا لفظ جا بجا اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ جو دیوانہ وار اس پر جھکا اسے چومنے میں مصروف تھا۔ پورا وقت نہ وہ خود سکون سے رہا نہ اسے رہنے دیا تھا۔ وہ شرماتی لجاتی اس کی پناہوں میں پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ وہ تو انتہا کی حد تک بے باک تھا۔ ماہر نور نے اس کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سمیٹے تو وہ اس کا ماتھا چومتا برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ چاہے کتنا بھی ناراض ہو لینا ماہر، مگر چھوڑ کر مت جانا مجھے۔ اس کا ہاتھ چومتا وہ بے بسی سے بولا تو اس کا ماتھا چوم کر مسکرا لی۔ آپ میرا مسکن ہیں، آپ کے سوا اب ہے ہی کون اس دنیا میں میرا۔ آپ میرا گھر ہے، میرا دل ہے، میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بغیر۔ وہ تھوڑے ہی وقت میں اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بنا غرض کے۔ ان کی شادی کو مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا، مگر معمولی سی بات پر اس کا اچانک موڈ بگڑ جاتا، جس سے وہ اب پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا ارحم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اس جیسا پیارا انسان اچانک اتنا وحشی نہیں بن سکتا۔ ملازموں سے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ ارحم کی اس پر ہر پل نظر رہتی تھی۔ وہ اسے ایک پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا اس کی ماں اور تنزیلہ کی طرح ماہر بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر بھلا جو خود ساری زندگی محبت کے لیے ترسی ہو، وہ اپنا محبت بھرا آشیانہ چھوڑ کر کہاں جائے گی۔ مگر ارحم اپنے دل کا کیا کرتا۔ اپنی ماں کے بعد اسے دادی نے سنبھالا تھا، مگر تنزیلہ کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، غلط صحبت میں رہنے لگا تھا، اور پھر ایک دن وہ اسے ملی اور اس کی زندگی میں بھونچال برپا کر گئی۔
وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شادی کا سن کر وہ اپنے قابو میں ہی کہاں رہا تھا بھلا۔ اسے جو ٹھیک لگا اس نے کیا، وہ اب ماہے کو کھونے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ ماہے کیا چاہتی ہے، وہ خود غرض بن گیا۔ وہ محبت کا مارا تھا، اسے محبت سے ہی سدھارا جا سکتا تھا۔ ماہے ہر ممکن اس کا خیال رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس کی ایک غلطی کی بھی اسے کافی بھاری سزا دیتا، اور پھر اسے کھونے کے ڈر سے پاگلوں کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا تھا۔ وہ نارمل بیہیو نہیں کرتا تھا، وہ ایک قابل بزنس مین اندر سے مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ آج ارحم نے اسے باہر گھومنے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ سارے کام جلدی سے نپٹا کر اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ جب سے وہ آئی تھی ارحم کے کام اس نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ کتنی پیاری ہو گئی تھی وہ، کالے رنگ کی کامدار فراک، ہلکا سا میک اپ، ڈائمنڈ جویلری جو ارحم نے اسے دلائی تھی، وہ کہاں سوچ سکتی تھی اس سب کے بارے میں۔ اوپر سے ارحم کی محبت نے ایک الگ ہی رنگ چڑھایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں خود کو دیکھتے پا کر اسے اپنے حصار میں قید کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اب ہم مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ جماتی وہ آہستہ سے بولی تو وہ جھک کر اس کے کان کی لو چوم گیا۔ مجھ سے مت شرمایا کرو جانے ارحم، ہمارے درمیان شرما شرمی والی کوئی بات نہیں۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ماہے نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تو وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ ارحم، ہمیں جانا تھا نا؟ لبوں کو آزادی ملتے ہی ماہے نے اسے یاد دلایا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا۔ اسے وہ سب سے پہلے سیسائی لے کر گیا تھا۔ پانی دیکھ کر وہ پاگل دیوانی ہوئی تھی، ارحم تو اسے دیکھ دیکھ کر ہی پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ اتنا نایاب اور قیمتی موتی اس کا ہے، بنا کسی ملاوٹ کے، بالکل خالص۔ وہ ہنسی کھیلتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے ارحم کو اس کے ساتھ دیکھا اور جل گئیں، مگر وہ دیوانہ تو اپنی دیوانی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ وہاں سے ارحم کے منع کرنے کے باوجود اس نے گول گپے اور چنا چاٹ کھائی تھی اور اسے بھی کھلائی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھا، اور پھر وہ اسے پورے کراچی کی ہر خاص جگہ لے کر گیا تھا۔ وہ تو کبھی ایسے گھومنے نکلی ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت نیا اور انوکھا تھا۔ ارحم تو بس اس کی خوشی میں خوش تھا۔ آخر میں وہ اسے دو دریا لایا تھا۔ اتنے خوابناک ماحول میں دونوں نے ڈنر کیا تھا، تبھی واپسی پر وہ ایک بار پھر ساحل پر جانے کے لیے بضد ہوئی تھی۔ ارحم کے لیے اس کی خوشی اہم تھی، اس لیے وہ اسے لیے ساحل پر آیا تھا، جہاں وہ اب اس کا ہاتھ تھامے ننگے پیر ساحل پر چلتی اسے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ ارحم نے اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ پورے حق سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ سمندر کی موجیں ان کے پیروں کو چھوتی واپس لوٹ رہی تھیں۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، ایسا لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ارحم نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ واپسی پر وہ بس اسی سب کے بارے میں بات کرتی رہی تھی، جبکہ وہ آج صرف اسے سننا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بستر پر گرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا مسکرا کر اس پر جھکا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی، ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی اور اسے خود سے دور کیا تھا، اور اس کے یوں کرنے پر وہ ایک دم اس کے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ ارحم، مجھے بھی ہوا جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ دور ہونا ہے مجھ سے، بتاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نہیں، دور نہیں جانے دوں گا، مار دوں گا تمہیں جان سے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کا منہ دبوچے وہ سب فراموش کر گیا تھا۔ اس کا منہ چھوڑنے پر وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو ماہے، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ مارو گے، ہچکیوں سے روتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور دوسری طرف وہ بالوں کو مٹھیوں میں بھینچے پورا کمرہ تہس نہس کر گیا۔
पूरी रात वो वॉशरूम में बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी, मगर वो इतना डर गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई बाहर निकलने की। बाहर से आती खटपट पर वो घबराती और दुबकी थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो अब चला गया है, तो उसने हिम्मत करके कमरे से बाहर कदम निकाला था। आज फिर उसे अपना बचपन याद आया था। क्यों करते हैं आप ऐसा? कमरे की हालत देख वो फूट फूट कर रोती थी। मुझे मालूम करना होगा, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो आप इस तरह हो गए हैं। खुद से बोलती उसने जल्दी जल्दी से कमरा साफ किया और बाकी काम मुलाजमा को बोलती वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आ गई, जहां अरहम की पुरानी मुलाजमा रहती थी। उसे देखते ही वो उठ बैठी तो वो उनके पास जाकर बैठ गई। खैरियत बेटा, आज आप यहाँ? उसे देख वो हैरान हुई थी। जी अम्मा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? वो परेशान हुई थी। मुझे अरहम के माजी के बारे में सब जानना है। वो क्यों ऐसे हैं, इतने गुस्से वाले, बिल्कुल बदल जाते हैं वो। उनको बताती रो दी। बेटा संभालो खुद को। उस बच्चे ने बहुत कुछ सहा है अल्लाह, बस उसे सब्र से छोटी सी उम्र में बड़े बड़े पहाड़ टूट चुके हैं, जभी उसकी शख्सियत मस्त हो गई है। अम्मा के बोलने पर उसने परेशानी से इन्हें देखा। आप बताएं ना मुझे, मुझे सब जानना है, तभी मैं उनके करीब हो सकती हूँ, उन्हें ठीक कर सकती हूँ। वो एक अज़्म से बोली तो उन्होंने बात शुरू की थी। रूबी और जमशेद साहब की लव मैरिज थी। जमशेद साहब उम्र में बड़े थे, उनका एक ही बेटा था अरहम, इन दोनों का लाडला, मगर कुछ अरसे से वो अपनी माँ की तवज्जो नहीं पा रहा था। वो ज़्यादातर अपना वक्त पार्टीज और दीगर कामों में सर्व करती थी। वो मासूम बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत के लिए तरसता रहता। जमशेद साहब को भी अब आदत बुरी लगने लगी थी। वो इन्हें समझाते थे, मगर वो मानकर ना दी। तभी एक दिन जब कोई घर में नहीं था, मासूम अरहम ने अपनी माँ को अपने एक दोस्त के साथ बेडरूम में जाते देखा। वो मासूम कहाँ जानता था किसी चीज़ के भी बारे में। वो माँ से मिलने ऊपर गया तो उसकी माँ बिना लिबास उस आदमी की बाहों में झूल रही थी। उसे देख एकदम बदहवास होते उसे मारती चली गई, जबकि वो बेचारा अपना कसूर भी जान ना पाया। उसे इतना ज़ुर्द किया गया कि वो डरा सहमा रहने लगा। उसकी शख्सियत मुतासिर हो रही थी। रूबी बेगम का जब दिल करता उसे मारती, और जब ये बात जमशेद साहब को पता चली, वो अपना कंट्रोल खो बैठे। इन दोनों में तलाक हुई तो जमशेद साहब बिल्कुल खामोश हो गए और एक दिन चुपके से आंखें मूंद लीं। इस मासूम की जिम्मेदारी उसकी दादी ने संभाली, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, तरक्की उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर रखा था, मगर वो लड़का था, बुरी सोबत का शिकार हुआ। अपनी माँ का क्या उसे याद आता तो वो यूं ही पागल हो जाता। फिर उसकी ज़िंदगी में तंजीला आई, जो उसे सबसे अलग लगी। वो साथ रहते, एक दूसरे का ख्याल रखते, मगर उसका माजी जानकर वो उसे छोड़ गई। उसे किसी और से मोहब्बत हो गई थी। वो टूटा बिखरा और बुरा बन गया। उसे मोहब्बत लफ्ज़ से नफरत हो गई। उसका दिल करता सब तहस नहस कर डाले। वो पत्थर बन गया था, उस पर कुछ असर नहीं करता था। वो बिना फीलिंग वाला इंसान था। उसे सब फीलिंग लेस कहते थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो लोगों के मारने से भी दुरेग नहीं करता था। वो शिद्दत पसंद बन गया था। अक्सर अपने माजी को याद करता वो होश खो बैठता था। तब उसे मुलाजिम संभालते थे। वो दिनों कमरे से नहीं निकलता था। लोग उसे पागल समझने लगे थे, मगर वो पागल नहीं था। वो अकेला था। उसे सहारा चाहिए था, जो कोई उसे कभी दे ही नहीं सका। वो कई कई दिन बस पानी पर गुजारा करता, ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट पीता, लोगों से दूर रहता, तन्हाई पसंद हो जाता, और नॉर्मल होता तो काम काम काम, उसके अलावा उसे कुछ नहीं सूझता था। वो मशीन बन गया था जिसे कुछ महसूस नहीं होता था। वो लोगों के दर्द को नहीं समझता था। उसे सब अपनी तरह बेहिस लगते थे। किसी औरत ज़ात से नफरत हो गई थी। वो उनके नाम तक से चिढ़ता था। ना जाने कितनी औरतें
उसके पास आती थीं, मगर वो आंख उठाकर इन्हें नहीं देखता था, धुतकार देता था। उसे नहीं चाहिए था कोई। और फिर उसने माहे को देखा तो लगा सब कुछ अलग है। वो खुद पर से अख्तियार खो गया और बिना उसकी मर्जी जाने उसे जिंदगी में शामिल कर गया। जैसे जैसे वो उसकी कहानी सुनती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू रवां थे। बेटा प्लीज इन्हें मत बताना कुछ। आप बेफिक्र रहें, आपके ऊपर कोई नाम नहीं आएगा। इन्हें तसल्ली देते वो बाहर अपने पोर्शन में आई थी। उसके शौहर की जिंदगी इतनी तल्ख होगी उसने सोचा भी नहीं था। बज़ाहिर खुश दिखने वाले लोग अंदर से कितने टूटे होते हैं, उसका तो किसी को एहसास नहीं होता। सब अपनी जिंदगी में गुम, किसी की परवाह कब करते हैं। वो भी एक टूटा हुआ शख्स था जो दुनिया के सामने मजबूत बना रहता था, मगर आज माहे को एहसास हुआ था कि वो अंदर से कितना अकेला है। वो डरता था कि कहीं वो फिर से अकेला ना रह जाए, इसलिए वो अक्सर ज्यादती कर जाता था। आज उसकी हकीकत जानते वो बहुत अफसरदा सी हो गई थी। लम्हे को भी उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो उसे छोड़ जाए, बल्कि उसे तो अब अपने अरहम को संभालना था, उसे अपने साथ का यकीन दिलाना था। मगर ये इतना भी आसान नहीं था। बचपन के लगे जख्म को भरने में अभी बहुत वक्त दरकार था। जख्म लगने में लम्हा लगता है, मगर उसे मुंदमिल होने में सालों लग जाते हैं। जितना बड़ा और गहरा जख्म वो उतना ही दर्द देता है। उसका भी गम बहुत बड़ा था जो अपने निशान छोड़ गया था। इंसान बाज़ औक़ात खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर ये जालिम दुनिया सब ख़त्म कर देती है। इस इंसान से उसके जीने की वजह तक छीन लेती है। ये जालिम दुनिया ही तो एक इंसान को जानवर बनने पर मजबूर करती है। आजकल की लड़कियां दौलत की लालच में इब्ने आदम से खेलती तो कहीं, जिस्म की लालच में वो इंसान बिनते हवा को नोच डालते। कसूर दोनों का बराबर होता, मगर इल्ज़ाम सिर्फ एक की तरफ लगाया जाता। उसकी तस्वीर देखती उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू रवां हुए थे। उसे ऐसा ऐसा सब करना था। उसे अरहम की बीवी बाद में, पहले दो दोस्त बनना था, चाहे फिर उसे कितना ही कुछ बर्दाश्त करना पड़े। ऑफिस के कैबिन में वो मुसरिफ सा बैठा था, जानता था कल जो हुआ गलत हुआ, मगर वो अपने डर का क्या करता। माहे को देख वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, मगर वक्त के साथ साथ वो उससे मोहब्बत करने लगा था। वो मासूम थी, सीधी सादी, मगर ना जाने क्यों उसे अपना माजी भूलता ही नहीं था। वो जब जब भूलना चाहता उसका माजी पूरी आबोताब के साथ उसके सामने आ जाता, और वो अनजाने में उसे अजियत से दो चार कर देता। अभी भी वो पछतावों की जद में था। कल का रवैया याद आया तो एक बार फिर डर गालिब आया कि कहीं वो छोड़कर ना चली जाए। इसलिए अपना काम छोड़ वो अंधाधुंध भागा था। रश ड्राइव करता वो घर पहुंचा तो वो उसे कहीं नजर नहीं आई। उसका दिल धक से रह गया, दिल को जैसे किसी ने तेज धार आले से चीरा था। माहे, उसकी आवाज़ में कितना दर्द था। तभी उसे अपने सीने पर उसके नर्म हाथ महसूस हुए थे। माहे यहाँ है अरहम, मोहब्बत से कहते उसने उसकी पुश्त पर अपने लब रखे थे। वो बेयकीन हुआ पलटा था, पलटकर उसे सीने से लगाया, जैसे उसका यकीन करना चाहता हो। मेरी जान, तुम हो ना, मुझे छोड़कर तो नहीं गई ना। उसका एक एक नक्श चूमते वो दीवाना हुआ था। मैं ही हूँ अरहम, मैंने कहाँ जाना, मेरा ठिकाना तो आप ही है ना। उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए उसने मोहब्बत से कहा था, आई एम सॉरी जान, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत दर्द देता हूँ ना। उसके चेहरे को चूमते उसकी आंखें नम हुई थीं। अरहम उसके चेहरे पर नमी महसूस करते वो तड़प सी गई थी। नहीं, रोइए नहीं ना, उसका हाथ थामती उसे बेड पर बिठाए उसने मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए थे। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ माहे, मुझे सब छोड़ जाते हैं, तुम भी छोड़ जाओगी मैं जानता हूँ। वो तड़प रहा था। किसने कहा माहे अपने अरहम को छोड़ जाएगी। माहे के अरहम को बहुत प्यार और अच्छे इंसान है, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। और माहे वादा करती है, माहे अपनी आखिरी सांस तक अपने अरहम को नहीं छोड़ेगी। उसके माथे पर लब रखे तो वो सुकून से आंखें मूंद गया। उसने झुककर उसकी आंखों पर लब रखे थे।
आहिस्ता से उसके गाल पर लब रखे वो उसके होठों के पास आई और थोड़ा झिझकी मगर हिम्मत करके उसके लबों पर अपने लब रखे तो वो दीवाना हुआ था। उसे मजबूती से थामे बेड पर गिराया था। वो कटी डाल की तरह उसके सीने पर गिरी थी और वो उस पर अपनी गिरफ्त सख्त करता चला गया। जबकि वो आंखें बंद किए उसे महसूस करने लगी। उसने करवट लिए अपने बराबर में लेटे अरहम को देखा, जो थोड़ी देर पहले ही नींद की आगोश में गया था। उसने मोहब्बत से उसके बाल समेटे और उसके माथे पर लब रखे। वो उसे बदल देगी, अपनी मोहब्बत के रंग में रंग देगी। उसे यकीन था उस पर कंफर्टर ठीक कर दी। उसने अपनी शर्ट पहनी थी और उठकर खिड़की पे आ गई। शाम के साए दूर दूर तक फैल रहे थे, मगर उसका दिल रोशन था क्योंकि उसने किसी की ज़िंदगी बचाने का अहद किया था। उसे अपने महबूब शौहर को इस दुनिया की तलखी से दूर ले जाना था, लेकिन उसके लिए उसे यहाँ से अरहम को दूर लेकर जाना था। मगर कहाँ? उसे ऐसी जगह देखनी थी जहाँ माजी की कोई तलखी ना हो। वो अरहम को सबसे छुपाकर कहीं दूर ले जाना चाहती थी। उसका दिमाग तेज़ी से ताने बाने बुन रहा था। सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद को यकीन दिलाया। अरहम, आप तो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। वो दोनों इस वक्त लॉन में बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तभी उसने मुंह बसोर कर शिकवा किया तो वो मुस्कुरा दिया। कहाँ जाना है मेरी जान ने? हल्का सा झुककर उसने मोहब्बत से पूछा था। उसने पुरसोच अंदाज में अपनी थोड़ी पर उंगली रखी। और हमको इस वक्त ढलती शाम का एक खूबसूरत मंजर ही लगी थी। वहाँ जहाँ बस खुशियाँ हों, कोई गम ना हो, आप हो, मैं हूँ, हमारी मोहब्बत हो। वो एक जज्ब से आंखें मीच कर बोली तो वो मबहूत सा हुआ था। भला वो कहाँ इस काबिल था कि उसे इतना प्यारा साथी मिलता। ऐसी जगह कहाँ है, अब ये भी बता दें मोहतरमा। वो ज़रा झुका तो वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई थी। आपकी बाहों में। उसने हाथ को अपना हाथ रखा, वो सच्चाई से गोया हुई, जबकि उसकी बात पर वो दिल से मुस्कुराया था। मुझे भी वही सुकून मिलता है, वो उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते बोला था। तो चले ना कहीं जहाँ बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो, ना आपका गुस्सा, ना लड़ाई, ना काम। ठीक है मेरी जान, मैं कल तक सारे काम समेट कर टिकट करवाता हूँ। सच्ची में? वो बच्चों की तरह खुश हुई थी। मुच्ची में? वो भी उसी की तरह बोला तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिंदगी को उसे खुद सहल करना था। वो अपनी जिंदगी जो किसी माजी की तलखी की नज़र कभी नहीं कर सकती थी। आज का पूरा दिन उसने अपना काम ख़त्म करने में लगाया था। वो उसे पाकिस्तान टूर पर लेकर जाना चाहता था, मगर यहाँ काम भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए सारे काम निपटाते निपटाते उसे काफ़ी रात हो गई थी। उसके लिए गजरे लिए वो घर आया था। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र सोफे पर मौजूद माहे पर पड़ी थी, जो शायद उसका इंतज़ार करते करते नींद की आगोश में चली गई थी। उसे इस पर रच कर प्यार आया था। वो क्यों इतनी अच्छी थी? उसे बाहों में भरे वो उसे ऊपर कमरे में लाया था। उसे बेड पर लिटाए वो प्यार से उसे देखने लगा। औरत को लेकर उसका नजरिया बदल रहा था। वो खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रहा था। अगली सुबह बहुत रोशन थी। वो दोनों जल्द ही अपनी मंजिल पर रवाना हुए थे। अरहम ने बाय रोड जाने का फैसला किया था। पूरे रास्ते वो उसका दिमाग खाती रही थी। वो ये सब पहली बार देख रही थी और वो मुस्कुराहट दबाए उसका इश्तियाक से भरपूर चेहरा देखकर सुकून महसूस कर रहा था। सफ़र तवील था और हमने रास्ते में एक होटल में गाड़ी रोकी थी, जहाँ से उन्होंने रात का खाना खाया था। अरहम, ये खाना तो बहुत मज़े का है, वो चुटखारा लेते हुए बोली। तो उसकी इस अदा पर वो अश अश कर उठा। मेरी जान, ये चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारे हाथ के खाने जितना लजीज नहीं है। ओहो, आपको तो बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए, है ना? ये ना हो इस तारीफ से फूल कर मैं मोटी हो जाऊं। वो हंसकर बोली तो वो सर हिला गया। खाना खाकर वो साथ बने सराय में आए थे। कमरा छोटा था, मगर बेहद साफ सुथरा। छोटा सा बेड, साइड टेबल और एक अलमारी और दीवार गिर शीशा। वो तो यहाँ की ही दीवानी हो रही थी। पूरी रात उसके सीने पर सर रखे उसने आने वाले दिनों की प्लानिंग की थी। अगले दिन वो लोग मरी पहुंचे थे। अरहम, आराम नहीं करना ना? अरहम को बिस्तर में मुंह दिए देख वो चुटकी थी। तभी अचानक से अरहम ने उसका हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींचा था और उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया था।
اور پھر اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے وہ اپنی منمانی پر اتر آیا تھا، اور اس کا لمس پاتے ہی وہ بھی مدہوش ہوئی تھی۔ صبح وہ معمول سے پہلے اٹھ گئی تھی اور ارحم کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا، جو اب معصوم شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ ظالم بنی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں، رات آپ نے ترس کھایا تو جو میں کھاؤں؟ تو بھئی میں نے تو آرام ہی کروایا تھا، لیکن میں نہیں کرواؤں گی، چلیں آپ۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ باہر بڑھی تھی، اور پھر ارحم نے اسے نتھیا گلی اور کئی مشہور جگہیں دکھائی تھیں۔ ارحم، یہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ سامنے بنے پہاڑ دیکھ وہ مبہوت ہوئی تھی۔ وہاں سے انہوں نے بہت کچھ کھایا بھی تھا، اور اس نے اپنے لیے پیک بھی کروایا تھا۔ پورا دن گزار کر وہ واپس آئے تھے، اگلے دن انہیں پھر آگے کا سفر کرنا تھا۔ اگلی صبح ان لوگوں نے آنسو جھیل کا دورہ کیا تھا۔ پورا دن آس پاس کی وادی گھومتے، وہ بس ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ ڈرائی فروٹس کے درخت دیکھ وہ حیران ہوئی تھی، اتنے سارے پھلوں کے درخت اور وہاں موجود جھیلیں اور دریا۔ اس کا بس چلتا تو وہیں رہ جاتی۔ ارحم اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل میں لایا تھا۔ تبھی اچانک ارحم کا فون بجا تھا، جسے سن کر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ارحم، کیا ہوا ہے ارحم؟ وہ بدحواس سی آگے بڑھی تھی۔ سب ختم ہو گیا ہے نورے، سب کچھ۔ کیا ہوا ہے کچھ بتائیں گے؟ میرا بزنس ڈوب گیا، گھر نیلام ہو گیا ہے، میں سڑک پر آ گیا ہوں۔ نور، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ وہ رو رہا تھا، نور کو لگا اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو کسی نے۔ ارحم، اللہ پاک اور دیں گے، آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز ایسا مت کریں، ہم آج ہی گھر کے لیے نکلتے ہیں، پلیز روئے نہیں۔ اسے سنبھالتی وہ بیڈ تک لائی تھی۔ میں سونا چاہتا ہوں پلیز۔ ہاں آپ سو جاؤ۔ اسے سلا کر وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی، اور یہ کرتے کرتے اس کی اپنی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ صبح پہلی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی واپس آئے تھے۔ ان کے گھر پر تالا لگا تھا۔ ارحم نے وقتی طور پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔ ماہ نور قدم قدم پر اس کے ساتھ تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ خود بھی پریشان تھا، کوشش کر رہا تھا سب کچھ ریکور کر لے۔ اکثر ٹینشن میں وہ ماہی کو بھی بے نقد سنا دیتا، مگر وہ چپ کر کے سنتی اور پھر اسے گلے لگا لیتی، اور پھر وہ سکون محسوس کرتا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے انہیں یوں دربدر ہوئے۔ ماہی اپنے اندر آئی تبدیلی محسوس تو کر رہی تھی، مگر ہمت نہیں تھی کہ اسے کچھ بتا سکے۔ وہ صبح کا جاتا رات گئے تک ہی واپس آتا تھا۔ ایسے میں ماہی کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ آج بھی تھکا ہارا گھر آیا تو ماہی نے اس کے آگے گرم گرم روٹی ڈال کر رکھی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آ گئی، تبھی ارحم کمرے میں آیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ بتاؤ؟ ہاں؟ وہ غصے میں ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارحم، میری جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں چھوڑ کر نہیں جا رہی؟ کہاں؟ کچھ بھی تو نہیں میرے پاس، نہ پیسہ، نہ گاڑی، نہ رتبہ، جیسے سب چھوڑ کے تم بھی چھوڑ جاؤ۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کیوں جاؤں چھوڑ کر؟ ہاں آپ کو بتائیں کیوں جاؤں؟ کیا میں بس آپ کی خوشیوں کی ساتھی تھی؟ اب برا وقت پڑا تو چھوڑ جاؤں، بھول جاؤں، کس طرح بن کہے ہر خواہش پوری کی؟ اب میری باری ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیوں اتنا کم ظرف سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے محبت نہیں کی تھی، مگر آپ سے خود بخود ہو گئی، آپ کی ہنسی سے، آپ کے غصے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کپڑوں سے، اپنی خوشبو سے تو کیسے چلی جاؤں؟ آپ تو میرے جینے کی وجہ ہو، کیسے چھوڑ جاؤں آپ کو؟ بتائیں، مجھے ایک وجہ بتا دیں چھوڑ جانے کی۔ اس کا گریبان پکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب اگر ماہی آپ سے الگ ہوگی تو اس وقت جب اس کی زندگی ختم ہوگی۔ سنا آپ نے؟ جہاں بھی رکھیں گے خوشی خوشی رہ لوں گی، مگر آپ کا ساتھ چاہیے بس۔ آپ ہوں گے تو سب برداشت کر لوں گی، تو یہ غربت کیا چیز ہے؟ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، نہ کپڑے، نہ زیور، نہ بڑا گھر، صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور وہ بس اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی سب سے الگ تھی، اسے لگا تھا وہ بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر یہ تو کچھ نہیں چاہتی۔ اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا، غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ ماہی، وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں معاف کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی، اس سب کے لیے آپ کو آئی سمجھ؟ اسے پیچھے ہٹاتی وہ روتی ہوئی مڑی تھی، تبھی زور کا چکر آیا اور وہ زمین بوس ہوتی، مگر ارحم نے وقت رہتے اسے سنبھالا تھا۔ ماہی، ماہی کیا ہوا ہے؟ یوں نہ کرو، آنکھیں کھولو ماہی پلیز۔ وہ دیوانہ بنا اس پر جھکا کہہ رہا تھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔
वो उसे लिए हॉस्पिटल आया था और अब बेसब्री से टहलता डॉक्टर के बुलावे का इंतजार कर रहा था, जो अंदर उसकी माहे का चेकअप करने में मसरूफ थी। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बस मेरी माहे को कुछ नहीं हो, प्लीज़ अल्लाह, मैं अब कोई शिकवा नहीं करूँगा, कोई शिकायत नहीं करूँगा। आपने उसकी शक्ल में मुझे इस दुनिया का बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। वो मुखलिस है, सच्ची है, मैं गलत हूँ, मैं माफ़ी माँगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह प्लीज़। वो अपने रब के हुज़ूर गिड़गिड़ा रहा था। तभी डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलाया, तो वो बेसब्रा बना जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। जी डॉक्टर, आप? जी मैं इनका हस्बैंड। देखें, आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, ऊपर से इन्होंने किसी बात का सदमा लिया है। इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ये सब बर्दाश्त कर सकें। मतलब मैं समझा नहीं। वो नासमझी से डॉक्टर को देखने लगा। आपकी वाइफ माँ बनने वाली हैं, क्या ये बात आपको नहीं पता? डॉक्टर ने कदरे हैरानी से पूछा। तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। ओह देखें, अब इनका बहुत ख्याल रखना है, कोई टेंशन नहीं देनी, खुश रखना है। आई विल डॉक्टर, अब आप ले जा सकते हैं इन्हें। डॉक्टर के बोलने पर वो उसे लिए बाहर आया था। उसने माहे का हाथ थामना चाहा, मगर वो हाथ छुड़ाती गाड़ी में बैठ गई, जबकि वो शर्मिंदा हो गया। घर आकर भी वो बिना बात किए बिस्तर पर लेट गई। माहे, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया, बहुत गलत। वो पेशेमान था। आप हमेशा यही करते हैं, आदत है मुझे, आप बेफिक्र रहें, मैं नाराज़ नहीं हूँ। गुस्से से बोलती वो रुख फेर गई। तभी उसने एक झटके से उसे उठाकर अपने रूबरू किया था। तुम मेरी ज़िंदगी की पहली औरत हो जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया है, मुझे छोड़ा नहीं, बुरा नहीं कहा, मुझे भरोसा करना सिखाया है तुमने। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे बाहों में भींचे वो फरियाद कर रहा था। माहिर ने नरमी से उसके गिर्द हिसार बांधा तो वो पुरस्कून हुआ था। आने वाली सुबह उनके लिए खुशियां लाई थी। अरहम अपना केस जीत गया था और उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी, और ये सब उसने अपने आने वाले बच्चे के नाम किया था। जिंदगी फिर से अपनी डगर पर आ गई थी। वो बदल रहा था, वो बदल गया था। रूह से की गई मोहब्बत ने उसे बदल दिया था। 6 साल बाद, उफ इनका क्या करूं अरहम, कहाँ हैं आप प्लीज़? अपने बच्चों को देख, वो रेहान सी हुई थी जिन्होंने पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। 6 साल में 4 बच्चे, वो घनचक्कर हो गई थी। अरहम के सामने शरीफ बने वो उसे तिगनी का नाच नचा देते थे, मगर उनकी यही शरारत इस घर की रौनक थी। अरहम का ख़ानदान नहीं था, उसकी ख्वाहिश थी उसका घर हो, उसके बहुत सारे बच्चे हों। और अब वो उसके बहुत सारे बच्चों के बीच बैठी उनकी शरारतों पर हंस रही थी, क्योंकि जानती थी कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही इन्हें समझाया जा सकता है।